वेलकम टू फार्मामैन। तो कैसी है मेरी फार्मामैन फैमिली। तो आज हम देखने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी का एक और नया टॉपिक, सेल इंजरी एंड सेल्यूलर अडेप्टिव चेंजेस। तो यहाँ पर हम रील वाली इंजरी का डिस्कशन नहीं करेंगे, जहां पर रील में हम देखते हैं कि क्या होगा, कोई छोड़ के चला गया और फिर अरिजीत सिंह की प्लेलिस्ट बजेंगी, चंदा मेरे आ, तो वो वाली नहीं बजेंगे। यहाँ पर हम रियल लाइफ की सेल इंजरी की बात करेंगे। तो चलो हम देखते हैं सेल इंजरी एंड सेल एडेप्टिव चेंजेस विथ फार्मामैन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सब इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ है, अवर बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, वो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सेल्स कंबाइन क्या क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे। टिश्यू कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गन। और ऑर्गन कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बन जाएंगी। सिस्टम। तो यहां पर क्या होगा, तो सब नॉर्मली जो सेल की लाइफ साइकिल होती है उसमें वो डिफरेंट एक्टिविटी प्ले रोल करता है। एटीपी बनाता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगी और वेस्ट प्रोडक्ट का निकाल भी होगा। बट समटाइम क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजी और ड्यू टू मैनी रीजन तो सो होगा, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से सेल्स अंडरगो अडेप्टेशन, इंजरी और लीथल चेंजेस। तो यहां पर क्या होगा, सो नॉर्मली हम उसके सारे बात हम आगे करेंगे डिटेल में। तो सबसे हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो नॉर्मल सेल है, तो यहां पर क्या हुआ, अल्टर इन फंक्शनल डिमांड। तो क्या यहां पर अडेप्टेशन होगा, तो हम एग्जांपल के साथ समझते। तो यहां पर ऑक्सीजन है नॉर्मल लेवल में, तो यहां पर हम इजीली सांस ले सकते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। बट इन पहाड़ों में, चलो भाई मनाली घूमने जाते, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो हमें फोर्स करना पड़ेगा सांस के लिए। और यहां पर जब हमारी लंग्स में एल्वियोली होती है, हमने एचएपी में देख लिया है, तो उसके सेल को वो कुछ अडेप्ट करेंगे, वो सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करेंगे। तो वो नॉर्मल जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। तो यहां पर उसकी बात हो रही है, अल्टर इन फंक्शनल डिमांड। फंक्शनल डिमांड में कुछ चेंज आया, तो क्या हुआ, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी आएंगी, एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया। तो ये सब क्या है, तो ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम इस फंक्शनल डिमांड हुआ, उसका जो ट्रेस हमने रिमूव कर दिया, नॉर्मल बैक हमारे घर पे आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल सेल रिस्टोर, तो नॉर्मल सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई डैमेज नहीं होगा, खाली सेल अपने उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो अब सर्वाइव करने के लिए कुछ अडेप्टेशन करेंगे, उसको वो चेंजेस करेंगे, पर यहाँ पर डैमेज नहीं होगा। बट यहाँ पर मिल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, तो यहाँ पर किसकी वजह से और किसकी यादों में गिर गए वो वाली बात नहीं। अगर हम नॉर्मल चलते चलते गिर गए, तो नॉर्मल बेसिक जो इंजरी होती है और वह जो छाले पड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉर्मली रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो क्या होगा, डीजनरेशन। जनरेशन मतलब बनना और डीजनरेशन मतलब टूटना, सेल के अंदर कुछ टूटेगा। सब सेल्यूलर अल्टरेशन मतलब सब सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, तो उसमें कुछ चेंज अल्टरेशन आएगा। इंट्रासेल्यूलर अक्यूमुलेशन, ये सब हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर दे, हम स्ट्रेस यहाँ पर वो ट्रेस है वो निकल जाए, हम घर पे आ गए, हम देखते हैं गिनने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि कुछ नहीं देखा नहीं है ना कोई किसी ने, तो अगर हम घर पे आ गए और ट्यूब के वो लगाया, तो क्या होगा, रिपेयर एंड हीलिंग। बट अगर स्ट्रेस परसिस्ट हो, सीवियर हो, बहुत हाई स्ट्रेस हो, 180 स्पीड में एक्टिवा लेके चलते हैं और वह क्या होगा, लंबे हो गए, लहरा हो गए, तो क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गए, तो वो वहां पर सेल डेथ हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, वो नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, तो सेल डेथ हो जाएंगे। उसमें जो अब सेल वो सेल तो नॉर्मल नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पे नए सेल बनेंगे और वो सब वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स गो, हम चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो सेल्यूलर अडेप्टेशन क्या है, तो सेल्यूलर अडेप्टेशन इज अ नॉर्मल लाइफ साइकिल एडजस्टमेंट इन विच एग्जांपल लाइक द ग्रोथ ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, changes during pregnancy or aging,
एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल मींस यहाँ पर ये जो चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या, वहां पर हमें यूटेरस का जो साइज है वो हमारी बॉडी को इंक्रीज करना होता है। तो यूटेरस के जो लेयर्स होते हैं उसके सेल्स को वो स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि उसकी साइज बढ़ने से लिए वो खींचा और तनाव पैदा करते हैं। तो क्या होगा, तो वहां पर सेल की साइज इंक्रीज होगी और सेल का नंबर इंक्रीज होगा, तो वैसे यूटेरस का साइज बड़ा हो जाएगा। सो बेबी कैन कंफर्ट फील। सो आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस द फिजियोलॉजिक चेंजेस दैट मे लीड टू अडेप्टेशन और डिजीज। तो सेल्यूलर अडेप्टेशन हमने देख लिया कि लाइफ साइकोलॉजी सेंस में इस इटियोलॉजी और उसका कॉजेस के लिए क्या होगा, जब फंक्शनल डिमांड आएंगे तब क्या होगा, सेल अडेप्ट होगा फॉर सर्वाइव। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे। तो अब हम देखते हैं इटियोलॉजी, कॉजेस और कॉमन स्टिम्युली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो आपको बता दूं कि इस इटियोलॉजी सेम है फॉर सेल्यूलर अडेप्टेशन एंड सेल्यूलर इंजरी। बट अगर इस इटियोलॉजी और इस रीजन के वजह से अगर सेल के नॉर्मल फंक्शनल में चेंजेस आएगा, अगर सेल के जो फंक्शन में अल्टरेशन आएगा और डिमांड इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, तो वहां पर इस इटियोलॉजी से कारण एडेप्टेशन होगा। बट इसी इटियोलॉजी के जो वजह से अगर सेल में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, मीडियम स्ट्रेस, तो वहां पर सेल डैमेज होगा, सेल इंजर होगा और वहां पर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। और इसी इटियोलॉजी की वजह से जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो वहां पर सेल वेरी बैडली डैमेज होगा, वहां पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। तो हम इस इटियोलॉजी हम यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए बात कर रहे हैं और वहीं पे हम सेल्यूलर इंजरी और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में सेम इटियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर इटियोलॉजी में सबसे पहले फिजिकल एजेंट्स। सो ट्रॉमा मीन्स अगर हम रोड पे चले गए तो यहाँ पर कट लग गया, गिर गए तो कट लग गया, तो वहां पर ट्रॉमा कहेंगे उसको। और स्किन का अब्रेशन होगा एक्सेट्रा, बर्न, प्रेशर, इरेडिएशन, एक्सरे एक्सेट्रा, जो हार्मफुल रेडिएशन है इसकी वजह से। केमिकल एजेंट्स लाइक पॉइजन्स, पता है सबको, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी से भी अडेप्टेशन हो सकते हैं, सिंपल कंपाउंड्स एक्सेट्रा। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड अदर पैरासाइट्स एक्सेट्रा। फोर्थ इज हाइपोक्सिया। तो व्हाट इज हाइपोक्सिया एंड इसेमिया? मोस्ट ऑफली स्टूडेंट आर कंफ्यूज बिटवीन हाइपोक्सिया एंड इसेमिया। तो हाइपोक्सिया क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। और हाइपोक्सिया और इसेमिया इस दूसरे से कनेक्टेड है। इसेमिया कहते हैं लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। जब अगर हमारी बॉडी में और इस कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो उसे इसेमिया कहते हैं। और इस इसेमिया की वजह से भी हाइपोक्सिया होता है कि क्या हुआ, एक ऑर्गन है उसमें नॉर्मल फ्लो ब्लड का जा रहा है, बट अगर किसी वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो क्या होगा, इसेमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। अगर आप मानो कि यहाँ पर ब्लड कम का जब फ्लो कम हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कम हो गया, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल इस ऑर्गन में तो कम होगा, तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया। इसेमिया मींस लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, हाइपोक्सिया मींस जब वहां पर जब इसेमिया होगा उसी कंडीशन में जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो वहां पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम होगा, ऑक्सीजन लेवल का कम होगा, तो वहां पर हम हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो हमने ये दोनों समझ गए। अब हम देखिए जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो कई भी आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में, तो कई बच्चे हो गए जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर सेल्यूलर अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। इनबॉर्न एरर्स, बेबी जो बर्थ होगा वो पहले से मतलब हैंडीकैप हो गए और जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से कुछ बॉडी के पार्ट्स में कोई डिफेक्ट आएगा। और ग्रॉस मालफॉर्मेशन, ग्रॉस मालफॉर्मेशन क्या होता है, तो जब बेबी नाइन्थ मंथ्स के जो प्रेगनेंसी होती है वहाँ पर जब बेबी का ग्रोथ होगा, बट अगर जीन में डिफेक्ट होगा तो उस ग्रोथ में क्या होगा, तो उस जीन के डिफेक्ट की वजह से सेल अडेप्ट होंगे और वहां पर क्या होगा, एक हाथ और एक पैर और क्या होगा, कुछ लिम्ब नहीं बनेंगे, तो वहां पर हैंडीकैप बेबी प्रोड्यूस हो गया। तो वहां पर क्या कहते हैं, ग्रोस माल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो अंडर न्यूट्रिशन,
ओवर न्यूट्रिशन, तो इसकी बात हो रही है। और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मींस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, आपने कभी एग्जांपल सुना होगा तो कुछ दवाई से एलर्जिक रिएक्शन होती, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्यूलर अडेप्टिव चेंजेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेल में अडेप्टेशन होगा तो सेल में जो चेंजेस होंगे तो किस तरह से सेल में चेंजेस होंगे। तो मेन 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सेल्यूलर कंस्टिट्यूट। तो सेल में नॉर्मल कंस्टिट्यूट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। बट ये जब सेल्यूलर अडेप्टेशन होगा तो क्या होगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर्स बढ़ जाएंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी। सेकंड पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस। तो क्या होगा, तो एबनॉर्मल सब्सटेंस फॉर्म हो गए, सिंथेसाइज हो गए इन द सेल्स, और वो सेल से बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो वो क्या होगा, तो उसका एक्यूमुलेशन होगा सेल के अंदर। थर्ड पॉइंट, चेंजेस इन द सेल्यूलर साइज और नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल की साइज में चेंजेस होगा और सेल के नंबर में चेंजेस होगा। तो हमने पहले देखेगा जो टर्मिनोलॉजी एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, तो वो सारी टर्मिनोलॉजी हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है अंडरगोज लिथल चेंज, मींस यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट एडेप्टेशन होगा, और फोर्थ पॉइंट ऐसा है जहां पर लिथल चेंजेस हो गए वहां पर हम सेल की रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कंबाइनली, एबनॉर्मल एंड नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस। तो क्या होता है, तो इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम, क्यों होता है इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस और एन इनएबिलिटी ऑफ द सेल टू प्रोसेस अ मटेरियल दैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन, और दूसरा क्या होगा, तो सेल ऐसे कंपाउंड ऐसे मटेरियल बनाएगा वो खुद उसका मेटाबोलाइज नहीं कर पाए। तो सेल ने बनाने में तो बना दिया पर उसका मेटाबोलाइज और इसका डिग्रेडेशन अब सेल नहीं कर पाएगा और वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा, तब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगा और नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है जो कंस्टिट्यूट वो भी बढ़ जाएंगे, तो वहां पर नॉर्मल कंस्टिट्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी। तो पहला और सेकंड पॉइंट कंबाइनली देखते हैं। तो दिस सब्सटेंस में एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म, तो ये जब सब्सटेंस बने नॉर्मल और अबनॉर्मल उसका एक्यूमुलेशन होगा साइटोप्लाज्म में, और क्या होगा उसकी वजह से रिजल्ट कॉमन चेंजेस इंक्लूडिंग, तो उसकी वजह से सेल में कैसे चेंजेस आएंगे तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट सेल्यूलर स्वेलिंग, तो नॉर्मल बात है कि अगर जब नॉर्मल और इबनॉर्मल जब कंस्टिट्यूट बन जाएंगे और उसका एक्यूमुलेशन होगा तो नॉर्मल सेल स्वेल होगा। तो कैसे होगा, तो जब हमने बात की इटियोलॉजी में हाइपोक्सिया, इस्चेमिया, तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो नॉर्मल सेल उसकी जो नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एटीपी वो कम हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप भी कम हो जाएंगी। सोडियम पोटेशियम पंप होता है सेल में, हमने एचएपी में सारी बात देखी है। तो वो सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है नॉर्मली, उससे कम करेगा तो क्या होगा, सोडियम इन द सेल में ही रह जाएगा, सेल में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात याद रखना, हमेशा पानी सोडियम का फॉलो करती है, मतलब जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप है वो फेल हो गया और उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो गई। तो उससे क्या हुआ, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल में बढ़ गई। तो क्या होगा, पानी भी सेल के अंदर आएगा क्योंकि सोडियम सेल में प्रेजेंट है, तो वाटर इन द सेल बढ़ जाएगा और सेल्यूलर स्वेलिंग। सेकंड थिंग्स, लिपिड बन जाएंगे, लिपिडिक कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट बनेंगे तो उसका एक्यूमुलेशन होगा। थर्ड थिंग, ग्लाइकोजन डिपोजिशन होगा, ग्लाइकोजन फॉर्म होगा वो सेल के साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें जो वो उसका डिपोजिशन होगा। और फोर्थ है हाइलिन इनफिल्ट्रेशन, मतलब ये हाइलिन क्या होता है, जो हमारे बोन है एचएमए में पढ़ा होगा आपने, तो बोन के अंदर एक पार्ट है वहां पर क्या होता है पोरस स्ट्रक्चर है और उसमें जो फिल्ट्रेशन होगा, बट क्या होगा ड्यू टू अडेप्टेशन तो क्या होगा वो पोर्स छोटे हो जाएंगे और यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर अडेप्टिव चेंजेस का थर्ड पॉइंट।
चेंजेस टू सेल्यूलर साइज और नंबर्स। तो चलो हम देखते हैं, चेंजेस इन साइज एंड नंबर्स ऑफ द सेल्स आर यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब जो सेल की साइज और नंबर्स में चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू हार्मफुल एजेंट्स। एंड हमने जो पहले इटियोलॉजिकल एजेंट्स पूरे फैक्टर की हमने बात की थी, वो इटियोलॉजिकल रीजन से सेल्यूलर साइज एंड नंबर्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो हम चलते हैं डायग्राम पे और उससे समझते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पर ये कॉलमनर टाइप के सेल है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एट्रोपी। तो एट्रोपी क्या है, डिक्रीज इन सेल साइज। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सेल है उसकी कंपेयर में ये सेल छोटे हो गए, सेल की साइज कम हो गई, छोटे हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, एट्रोपी, डिक्रीज इन सेल साइज। सेकंड टर्मिनोलॉजी हाइपरट्रॉफी, मींस हाइपर मींस टू इंक्रीज, टू मोर, ट्रॉफी मींस इंक्रीज इन सेल साइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल के कंपेयर में कितने बड़े बड़े सेल है, सेल की साइज इंक्रीज हो गई, बड़ी हो गई, सेल लार्ज हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरट्रॉफी। हाइपर मींस बड़ा, और आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रॉफी, ट्रॉफी ये है हाइपरट्रॉफी, हाइपर बड़ी ट्रॉफी मींस बड़ा सेल। तो ये है ट्रिक, हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज इन सेल साइज, एट्रोपी मींस डिक्रीज इन सेल साइज। थर्ड टर्मिनोलॉजी हाइपरप्लेजिया मींस इंक्रीज इन सेल नंबर। तो यहाँ पर 4 ही सेल है कॉलमनर टाइप के, बट यहाँ पर 9 सेल है, तो यहाँ पर सेल के नंबर में इंक्रीज हुआ, सेल की संख्या बढ़ गई, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, हाइपरप्लेजिया। बहुत कंसेप्ट के साथ ये पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लाजिया, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर, मींस यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों चार नॉर्मल सेल है कॉलमनर टाइप के, कॉलम टाइप के, बट यहाँ पर क्या हुआ, आपने एचएपी में पढ़ा होगा कि एपिथेलियल सेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कॉलमनर टाइप के होते हैं और छोटे छोटे जो स्क्वायर होता है तो उसे स्क्वेमस सेल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये दोनों तो कॉलमनर है, पर ये दोनों बीच वाले हैं उसको जो कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर 2 कॉलमनर थे पर यहाँ पर क्या होगा, स्क्वेमस, मींस यहाँ पर जो सेल का फॉर्म है वो चेंज हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, मेटाप्लाजिया। और फिफ्थ डिसप्लाजिया, डिसप्लाजिया मीन डिस मीन्स डिसऑर्डर, डिसऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द सेल्स। यहाँ पर नॉर्मल में ये दोनों नॉर्मल सेल, बट ये दोनों सेल का क्या होगा, वो ग्रोथ हुआ, पर क्या कोई पैटर्न है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, डिसऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द सेल कॉल्ड द डिसप्लाजिया। तो इसी तरह ने हमने एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिसप्लाजिया को हमने समझा है और उसे हम अब डिटेल में हम सारी टर्मिनोलॉजी को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी मींस एट्रोपी। तो एट्रोपी क्या है, उसका फ्यूचर देखते हैं। डिक्रीज इन सेल साइज हमने देख लिया, तो सेल की साइज छोटी छोटी हो गई। अब उसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो वीक लिम्स इन पोलियो पेशेंट्स, तो आप सभी ने अमिताभ बच्चन की वो एड तो देखी होगी पोलियो की, और आप सभी को पोलियो के बारे में भी पता होगा कि पोलियो में जो हमारे लिम्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं और वो थीन हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, तो वहां पर जो सेल्स होते हैं मसल सेल्स, उसकी साइज छोटी छोटी हो जाती है, तो वहां पर एट्रोपी का सीन देखने को मिलता है। सेकंड थिंग्स, रिडक्शन इन ब्रेन साइज इन अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर डिसीज क्या होती है, तो ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर को आपको सभी को पता होगा, उसमें जो डोपामाइन का लेवल का जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन से सेल्स होते हैं और जो नॉर्मल साइज हो उससे छोटे हो जाते हैं। तो अल्जाइमर से क्या होता है उसमें, तो जो पर्सन होता है जिसे अल्जाइमर होता है उसे टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी, उसे कुछ याद नहीं रहता, मतलब जो टेम्पररी टाइम के लिए उसको जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाए, मतलब ब्लैंक। तो इस तरीके की ये बीमारी होती है, इसमें जब ब्रेन के सेल्स होते हैं वो
छोटे हो जाते हैं, तो इसमें भी एट्रोफी का सीन होता है। थर्ड थिंग्स, यूटेराइन एट्रोफी आफ्टर मेनोपॉज। मींस मेनोपॉज क्या है, तो मेनोपॉज एक कंडीशन है आफ्टर 50 इयर्स एज ऑफ वुमेन। तो जब वुमेन की 50 इयर्स एज हो जाएंगी, उसके बाद में क्या होगा, तो उसके जो पीरियड्स होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, तो वो प्रेग्नेंट नहीं बन सकती, तो यूटेरस का कोई काम नहीं है। तो मीन्स क्या होगा, तो जो यूटेरस की नॉर्मल साइज हो वो धीमे धीमे छोटे हो जाएंगे। तो तभी जो यूटेरस के लेयर्स होते हैं उसके में जो स्वेल्स होते हैं उसकी साइज भी छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे यूटेराइन की साइज छोटी हो जाएंगी। उसमें भी सीन देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिक एट्रोफी मींस नॉर्मल लाइफ डे में और नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जो लाइफ में हमारे बॉडी में चेंज होता है, उसमें भी कई सीन्स में ऐसे देखने को मिलेंगे आपको फिजियोलॉजिक तरीके। लॉस ऑफ मसल बल्क विथ एजिंग, तो आपने देखे होंगे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उसमें जो उसकी जो स्किन होती है वो लटक जाती है। क्यों? उसके मसल्स के जो सेल्स हो उसकी साइज छोटी हो गई, तो मसल्स वो कम हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो गई, जो स्किन लटक जाती है। तो उसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज इन सेल साइज, पता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सेल कितने बड़े बड़े हो गए, तो सेल की साइज बड़ी हो गई। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप सभी को पता भी होगा कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, यूटेरस की साइज बड़ी होती है, तो उसको फॉर द बेबी कंफर्ट। सो तो यूटेराइन की जब साइज बड़ी होती है तो कैसे होती है, तो जो यूटेराइन के लेयर्स होते हैं उसमें जो छोटे छोटे सेल और नॉर्मल सेल होते हैं तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेंगी। कार्डियक हाइपरट्रॉफी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, तो हमारा जब हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड पंप करने में फेल हो जाता है तो उससे हम एक जो कंडीशन होती है उससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब अगर हार्ट अनएबल टू पंप ब्लड। सो तब होगा, क्यों होगा, तो जब हमारे हार्ट में बहुत वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, हमारे हार्ट में जब ब्लड बहुत ज्यादा आ जाता है और हार्ट को बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है, तो उस रेयर कंडीशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। उसमें हार्ट को अब वर्कलोड बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो उस समय जो हार्ट के सेल होते हैं उससे कार्डियक सेल कहे जाते हैं और उस कार्डियक सेल की भी साइज इंक्रीज होगी, तो वहां पर हमें हाइपरट्रॉफी का सीन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ मसल ड्यूरिंग बॉडी बिल्डिंग। तो आपने कभी देखा मेरा ढोला नहीं आया ढोला, तो वहां पर क्या होगा, जो मसल जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं जिम में जाके, तो उसमें क्या होगा, जो मसल सेल होते हैं उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेंगी, तो वो सेल्स ज्यादा बड़े बड़े हो गए और हमें डोला आ जाएगा। थर्ड टर्मिनोलॉजी देखेंगे, हाइपरप्लाजिया। अब फ्यूचर की बात करें तो इंक्रीज इन सेल नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हमने जो ड्रॉ किया था उस फिगर में 4 ही सेल थे, पर यहाँ पर टोटल 9 सेल है। मीन्स 4 में से 9 मीन्स इंक्रीज इन सेल नंबर मीन्स हाइपरप्लाजिया। तो अब हम बात करें जब हाइपरप्लाजिया की, तो हाइपरप्लाजिया में टोटल 3 टाइप्स है। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया, कंपेंसेटरी हाइपरप्लाजिया एंड थर्ड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया। तो सबसे पहले ही 3 टाइप्स के हाइपरप्लाजिया के बारे में समझते, फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिक हाइपरप्लाजिया। तो ये हाइपरप्लाजिया कब होगा, ड्यू टू फिजियोलॉजी, हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो हमारी बॉडी में होती है उसकी वजह से उसमें हार्मोन भी आ जाते हैं। तो अकर्स व्हेन देयर इज अ हार्मोनल स्टिमुलेशन, एग्जांपल्स अकर्स इन प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो हार्मोनल होता है, जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है, जब हार्मोन के स्टिमुलेशन से हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी से हाइपरप्लाजिया होगा तो हम इसे फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया कहते हैं। और एग्जांपल क्या है, इन प्यूबर्टी इन प्रेगनेंसी। तो क्या होता है, नॉर्मली जब प्रेगनेंसी में जब यूटेरस की साइज नॉर्मली नहीं बढ़ती, हमने जो हाइपरट्रॉफी में देखा था यूटेरस से जब प्रेगनेंस होता है जो वुमेन, तो उसकी यूटेरस की साइज में क्या होगा, जो उसके सेल्स होते हैं उसकी साइज भी बढ़ती है और साइज के साथ में उसके सेल के नंबर भी बढ़ते हैं। बट सेल के नंबर जो बढ़ते हैं वो डायरेक्टली नहीं बढ़ते,
हैं जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब हार्मोन स्टिम्युलेशन होता, हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। तो उस हार्मोन्स की वजह से हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है, सेल्स के सेल नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और यूटेरस की साइज बढ़ेगी। ओके, अब सेकंड पॉइंट, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया। तो कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया क्या होता है? तो ऑकर्स इन ऑर्गन्स दैट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग द लॉस्ट टिश्यू। आप एक बात समझ लेना, हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन ऐसा है जो अपने जब टिश्यू लॉस्ट होते हैं तो रीजनरेट कर पाता है, और वो ऑर्गन है लीवर। तो हमारी बॉडी में एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है, जब पूरा लीवर कभी नहीं जनरेट होगा, बट अगर इस लीवर का कोई छोटा पार्ट वो लॉस्ट हो गए और उस छोटा पार्ट को कोई इन्फेक्शन और ऐसा हुआ तो लीवर अपने वो छोटे पार्ट के जो टिश्यू है उसको रीजनरेट कर पाता है, और वही ऑर्गन ओनली फॉर लीवर ही है जो ऐसा कर पाते हैं। अब हम बात करें आप छिपकली और गरोड़ी के बारे में, आपको तो पता होगा, जो आप लड़कियां बहुत डरती है, तो क्या जो आप उस तरह के एनिमल्स में कोई भी बॉडी पार्ट, अगर आपको उसकी पूंछ टूट जाए तो वो पूंछ नहीं आती है, तो ये भी एक अडेप्टेशन है, बट वो एनिमल में हो सकता है। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें, जब सेल की अडेप्टेशन में ह्यूमन की बात करें तो ओनली लीवर उसमें कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया प्रेजेंट होगा। तो वहां पर क्या होगा, तो लीवर्स के जो व्हेन द पार्ट ऑफ लीवर इज डिस्ट्रॉय, तो उस लीवर का कोई पार्ट जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके टिश्यू, उसके सेल रीजनरेट हो गए, सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, तो तब तरह कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया आएगा। थर्ड थिंग, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया। तो वो कहता है पैथोलॉजिक due to pathogens, so it's seen in abnormal stimulation. Abnormal stimulation means pathogens. So due to pathogens, due to abnormal stimulation of organs with cells that are capable of regeneration. तो सर आपने तो बताया था सर कि ओनली लीवर ही है जो अपने लॉस्ट टिश्यू को रीजनरेट, तो यहाँ पर क्यों ऐसा आया? तो यहाँ पर आप देख लेना, पहला एग्जांपल समझते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर थायराइड में भी रीजनरेशन हुआ, पर मैंने आपको कहा था कि ओनली लीवर पार्ट जो ऑर्गन है वो अपने बॉडी में कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया शो करेगा और रीजनरेट करेगा। यहाँ पर थायराइड नॉर्मल की वजह से नहीं होता, नॉर्मली हमारे बॉडी में ओनली लीवर ही है, बट ड्यू टू पैथोजेंस, ड्यू टू कुछ एबनॉर्मल स्टिम्युलेशन, उसकी वजह से यहाँ पर रीजनरेशन हुआ। नॉर्मली ओनली लीवर ही है जो रीजनरेट करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिम्युलेशन, ड्यू टू पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया, ड्यू टू पैथोजेंस, व्हाट अपॉन द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्यों हुआ? ड्यू टू थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, वो थायराइड हार्मोन के थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा और थायराइड ग्लैंड को कहेगा तुम्हारा सेल नंबर को इंक्रीज करो, तो वहां पर पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया होगा। बट नॉर्मली जो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, बट यहाँ पर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? ड्यू टू पैथोजेंस। ओके, अब हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया ऑन लीवर रिसेक्शन, कंपेंसेटरी सेम लीवर का एग्जांपल लिया है। सेकंड, नोडुलर हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसमें जो नोड्स होती है उसका हाइपरप्लेसिया होगा। थर्ड एग्जांपल, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। जो एंडोमेट्रियल का लेयर होता है उसके सेल में हाइपरप्लेसिया में इंक्रीज इन सेल नंबर हो गए और उसके एरिया और उसकी साइज बढ़ जाएंगे। तो अब हम फोर्थ में टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, मेटाप्लाजिया। तो मेटाप्लाजिया का फीचर क्या है? तो कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ एन एडल्ट सेल टू अनदर टाइप। तो एक टाइप का सेल वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो गया है, उसका फॉर्म चेंज होगा, तो उसे क्या कहेंगे? मेटाप्लाजिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो कोलमनर है और ये दो स्क्वेमस है। नॉर्मली नॉर्मल स्ट्रक्चर में 4 कोलमनर थे, पर यहाँ पर 2 स्क्वेमस हो गए, तो वो कोलमनर से स्क्वेमस हो गए, तो उसका फॉर्म चेंज हुआ, तो उससे क्या कहेंगे? मेटाप्लाजिया। तो हम उसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ
ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स इन सिगरेट स्मोकर्स। तो जो सिगरेट पीते, पर यहाँ पर नॉर्मल सिगरेट स्मोकर्स मीन्स जो एक वीक में 2 और 3 बार सिगरेट करते हैं, वो उस टाइप के जो पर्सन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो माहुत है, यहाँ पर क्या है ट्रैकिया है, यहाँ पर ब्रोंकाई है, यहाँ पर लंग्स। तो इस ट्रैकिया या यार इस ब्रोंकाई में क्या होगा, तो उस ब्रोंकाई के जो इनर लेयर के सेल है वो नॉर्मली क्या होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। तो ये क्यों कहा जाता है, ये कॉलम टाइप है, तो इसे कॉलमनर एपिथेलियल, एपिथेलियल के कॉलमनर टाइप के, तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल। बट यहाँ पर आप सरफेस पे सिलिया आपको दिखती होगी, तो वो इससे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मली हम जब इनहेलेशन करते हैं तो इन केस ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन मैटर्स जब एंटर होती है तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में इस सिलिया में वो फंस जाती है। तो अगर वो ये इसमें जब स्मोकिंग करते हैं तो उस टाइप के जो सेल्स होते हैं उससे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिलिया नहीं है, तो यहाँ पर जब स्मोकिंग करते हैं तो इस सेल से इस सेल में कन्वर्ट होने से जब वो अगर इन केस ऑफ द पार्टिकल्स आ गया फॉरेन पार्टिकल, तो वो एंट्रैप नहीं होगा, वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाकर क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए जो स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ क्यों कहा जाता है, तो उसका एक रीजन ये हमारी टर्मिनोलॉजी में छुपा है। सेकंड रीजन, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल कॉलमनर सिलिएटेड गोबलेट सेल टू ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स इन क्रोनिक स्मोकर। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, वो पर डे 2 सिगरेट पी रहा है और वो एवरी डेली मींस क्रोनिक स्मोकर से, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आप सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, बट यहाँ पर जब गोबलेट सेल और गोबलेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, उसे किस तरह का सेल कहा जाएगा, तो क्या नॉर्मल कॉलमनर सिलिएटेड गोबलेट सेल। तो उसे उस टाइप का सेल कहा गोबलेट सेल कहा, क्योंकि उसमें गोबलेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो म्यूकस सीक्रेट करती है। तो आप सभी को पता होगा म्यूकस, आप सबने ये सब एचएपी में देख लिया होगा। तो उसमें जब गोबलेट सेल्स होते हैं जो उसमें से म्यूकस सीक्रेट होता है, तो उससे वो क्या क्रोनिक स्मोकर्स में क्या हुआ, तो वो कन्वर्ट होके हो गए किस में, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो गए। तो अब वो म्यूकस सीक्रेट ही नहीं होगा। और म्यूकस का क्यों इंपॉर्टेंट है, म्यूकस फ्रिक्शन को कम करता है। सेकंड थिंग, जो मैंने फॉरेन पार्टिकल की बात की, तो उसमें म्यूकस का रोल है, क्योंकि म्यूकस वो चिपचिपा होता है, तो उसमें वो पार्टिकल फंस जाते हैं और उससे साथ चिपक जाते हैं। पर अब म्यूकस भी नहीं है और यार पर सिलिया भी नहीं, तो वो पर्सन गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब हम 5th टर्मिनोलॉजी देखेंगे, डिस्प्लाजिया। तो डिस्प्लाजिया क्या होता है, उसका क्या फ्यूचर है, तो डेवलपमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मतलब यहाँ पर हमने एचएपी में कई तरह के टाइप्स होते हैं सेल्स के, स्क्वेमस, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, तो सब पढ़ा है। बट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं डायग्राम में, तो हमारे नॉर्मल सेल्स 4 कॉलमनर थे, उसमें से इसमें 2 कॉलमनर है और जो 2 कॉलमनर थे उसका ग्रोथ होके क्या हो गए, छोटे छोटे इरेग्युलर और इमेच्योर सेल बन गए। तो इस तरह के सेल कोई स्पेसिफिक नहीं है, डिफरेंट है फ्रॉम द ऑल द जो आगे वाले जो हमने एचएपी में पढ़े थे उससे ही डिफरेंट सेल्स है, ये सेम नहीं है। और ये सेल छोटे और इमेच्योर और इरेग्युलर है, उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता, डिसऑर्डरली ग्रोथ हो। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या कहेंगे, डिस्प्लाजिया। तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो क्या होगा, एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इमेच्योर सेल्स इन एपिथेलियल डिस्प्लाजिया। तो जब एपिथेलियल डिस्प्लाजिया होगा तब एपिथेलियल के कई तरह के टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, सिलिएटेड, कॉलमनर। तो क्या होगा, उस तरह के सेल का ग्रोथ कैसे होगा, इमेच्योर सेल्स फॉर्म आ गए, तो उस ग्रोथ से छोटे छोटे इरेग्युलर पैटर्न में डिसऑर्डरली ग्रोथ होगी, छोटे छोटे इमेच्योर एपिथेलियल सेल्स। तो उससे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लाजिया। तो यहाँ पर एपिथेलियल डिस्प्लाजिया किस रीजन में होगा, तो एपिथेलियल डिस्प्लेजिया ऑफ सर्विक्स रीजन में,
ब्रोंकियल एपिथेलियम्स, जो यहाँ पर ब्रोंकाई होती है तो जो लंग्स के साथ जुड़ी होती है, तो उस ब्रोंकाई एपिथेलियम में भी देखने को मिलेंगे। एंड सर्विकल एपिथेलियम में भी एपिथेलियल डिस्प्लेजिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसमें नॉर्मली हमें एपिथेलियल डिस्प्लेजिया दिखने को मिलेगा। तो गाइस इसके साथ हम सेल इंजरी एंड सेल्यूलर अडेप्टिव चेंजेस का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। इस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर सेल अडेप्टेशन को स्टार्ट किया, सेल अडेप्टेशन के बारे में जाना, उसकी इटियोलॉजी और उसके कॉजेज को डिटेल में देखा, उसके बारे में सेल अडेप्टेशन में किस तरह के सेल में चेंजेस होते हैं उसके 4 पॉइंट थे, उसमें हमने इस 3 पॉइंट को कवर कर दिया। और जो ये 3rd पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जाम के लिए। सो सेल्यूलर साइज एंड सेल्यूलर नंबर्स में क्या चेंजेस हो गए, तो उसकी जो सारी टर्मिनोलॉजी एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, माइटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, वो सारी आपको मैं डिटेल में दे दी है। तो आप इस पूरे वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके फ्रेंड तक पहुंचाना है, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ एग्जाम में पास हो जाए। और मैं आपको इसी तरह नए नए टॉपिक पर वेरी हाई क्वालिटी के हम वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो मैं इजी बना दूंगा। और इसी के साथ डोंट वरी गाइस, मैं आपकी एग्जाम में आपके साथ हूँ। इसी के साथ हम इस पार्ट 1 को एंड करते हैं। और गाइस थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करना। और हमारी फार्मामैन फैमिली में गाइस आप नए हो तो जुड़ जाना। तो आओ मेरी फार्मामैन फैमिली, कुछ धमाका करते हैं और फार्मेसी को हम इजी बनाते हैं। सो इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। टाटा, बाय 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 बाय।